नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के पिछले वर्षों के हल प्रश्न पत्रों को देखेंगे। आज हम लोग 24 अगस्त 2021 को हुए प्रथम शिफ्ट के प्रश्न पत्र को देखेंगे, जिसमें जीएस के 50 प्रश्नों में से 30 जीएस, 10 जीके और 10 करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए थे। करंट अफेयर्स के प्रश्नों को आज की इस वीडियो में शामिल नहीं किया गया है। जो भी स्टूडेंट्स यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के इस बार के परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, वे सभी लोग प्रीवियस ईयर्स पेपर को जरूर देखें। आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालक्रमानुसार सही क्रम क्या है। शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश, इनका भारत में शासन करने का सही क्रम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4, 3, 1 और 2। देखिए, इल्तुतमिश का जो शासन काल है वह है 1210 से लेकर के 36 तक है। इसका 1210 से लेकर 36 तक है। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन काल है वह है 1296 से लेकर 1316 तक। अकबर के शासनकाल का जो समय हुआ है 1556 से लेकर 1605 तक। और शेरशाह सूरी का जो शासनकाल है वह 1540 से लेकर के 45 तक। तो इस आधार पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 4, 3, 1 और 2। आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तुकाराम, चैतन्य, नामदेव या शंकराचार्य। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तुकाराम। देखिए, संत तुकाराम 17वीं सदी के हिंदू कवि और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के संत थे। इन्हें महाराष्ट्र में तुकोबा के नाम से भी जाना जाता है। शिवाजी के व्यक्तित्व पर इनके विचारों का काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा था। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड रिपन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अगर प्रश्न पूछा जाता कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो राइट आंसर क्या होता है लॉर्ड क्लाइव। और एक प्रश्न यहाँ से और बनता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन हो जाता, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का अंतिम गवर्नर है और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल है। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है कि चरक संहिता संबंधित है राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला से या फिर गणित से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चिकित्सा से। देखिए, जो चरक थे, चरक कनिष्क के दरबार के एक प्रसिद्ध विद्वान थे, जो कनिष्क के राज्य वैद्य भी थे। इन्हें आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध विद्वान माना जाता है। चरक संहिता को आज भी चिकित्सा शास्त्र का अत्यंत प्रामाणिक और मौलिक ग्रंथ माना जाता है। आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। BC 261 यानी 261 ईसा पूर्व, कलिंग युद्ध, AD 78 यानी 78 ईस्वी, शक संवत की शुरुआत, AD 622 यानी 622 ईस्वी, मुस्लिम युग की शुरुआत और AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु, यानी कि 1709 ईस्वी औरंगजेब की मृत्यु। तो इसमें जो 3 शुरुआत के हैं तीनों सुमेलित है, यह सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा AD 1709 औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, वह हुई थी 1707 में। और ये शासक कब बना था, तो शासक बना था 1658 में। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी, WC बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता या सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। देखिए, दादा भाई नौरोजी ने 1867 ईस्वी में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। इन्होंने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत भी दिया था। इन्होंने कुल 3 बार कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बार इन्होंने 1886 में किया था। पहली बार कब किए थे, तो ये 1886 में इन्होंने किया था। और आप लोग को पता है कि 1885 में क्या हुआ था, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और जो कि जब दूसरी बार अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, तो इसके अध्यक्ष कौन बनाया गया, दादा भाई नौरोजी। दूसरी बार इन्होंने अध्यक्षता किया था 1893 में, और ये कहाँ हुआ था, या लाहौर में हुआ था। और तीसरी बार 1906 में एक बार फिर से 1906 में एक बार फिर से जब कलकत्ता में अधिवेशन हुआ तो ये भी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया है, वर्ष 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, तिलक और लाला लाजपत राय, तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तिलक और अरविंद घोष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक दोनों ने मिलकर क्या किया था, भारत में होम रूल लीग की शुरुआत की थी। अगर हम लोग दोनों के अलग अलग वर्ष की बात करें तो तिलक जो बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग था, इसकी शुरुआत हुई थी 28 अप्रैल को। 28 अप्रैल को इनकी शुरुआत हुई थी, जबकि एनी बेसेंट ने इसकी शुरुआत किया था 1 सितंबर को। और वर्ष दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों का वर्ष एक ही हो जाएगा, सेम 1916।
चलिए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 8 में पूछा गया है कि निम्न का मिलान करें। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, सत्य शोधक समाज। और दूसरी तरफ क्या दिया गया है, व्यक्तियों का नाम दिया गया है। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राम मोहन राय, के श्रीधरालु नायडू या ज्योतिराव फुले। तो यहाँ पर हम लोग मैच करा लेते हैं। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, सबको पता है, राजा राम मोहन राय ने किया था ब्रह्म समाज की स्थापना। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने की थी, स्वामी विवेकानंद ने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने। तो और सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया था, ज्योतिबा राव फूले ने। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, हम लोग डायरेक्ट मैच करा लेते हैं। तो डी में डी का जो कि मैच किससे हुआ, 5 से हुआ था। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन में 5 दिया गया है। सी हम लोग मैच करा लेते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने। तो सी किसमें 2 सही है, यह सही है इसमें, और 5 सही भी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यह 3125। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था। गांधी जी ने इस दौरान कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता के लिए अंतिम प्रयास होगा और इस कोशिश में या तो भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे या मर मिटेंगे। आइए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है, प्रश्न संख्या 10 में पूछा गया है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया। ऑप्शन दिया गया जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जेबी कृपलानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए 1939 ईस्वी में क्या हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन त्रिपुरा में हुआ था जो कि मध्य प्रदेश में है। त्रिपुरी में हुआ था जो कि मध्य प्रदेश में है। इस अधिवेशन के लिए सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्यों से मतभेद होने के कारण इन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था। इस्तीफे के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद को संभाला था। प्रश्न संख्या हम लोग 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 में पूछा गया है कि सलाल-पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है, झेलम, रावी, चिनाब या फिर ब्यास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिनाब। सलाल-पन बिजली परियोजना को जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर 1961 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, 1961 में। आइए प्रश्न संख्या 12 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 12 में पूछा गया कि बसंत विषु होता है, कब होता है, 21 मार्च को, 18 जून को, 23 सितंबर को या 22 दिसंबर को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 21 मार्च को। 21 मार्च की जो स्थिति होती है उसे बसंत विषुव कहते हैं, जबकि जो 23 सितंबर का जो पोजीशन होता है, जो स्थिति होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे शरद विषुव कहते हैं। और इन दोनों स्थितियों में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, जिसके कारण क्या होता है कि इस समय दिन और रात की स्थिति बराबर होती है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया है कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन दिया गया जस्ता, इस्पात, तांबा या फिर एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तांबा। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और खेतड़ी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 14 में पूछा गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल या फिर केरल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम, असम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। यहाँ पे 4 नदी दिया गया, आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। तो इसमें हिमालयी नदी तंत्र का जो नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हो जाएंगी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। 2 और 3 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि बैंक दर का अर्थ क्या है, यानी बैंक दर का अर्थ है साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर।
जो बैंक दर व न्यूनतम ब्याज दर होती है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आवश्यकता पड़ने पर व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होगा? कोई असर नहीं होगा, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी आरबीआई नगद कोषानुपात को घटाती है तो क्या होता है, साख सृजन क्या होता है, वो बढ़ जाता है। आइए प्रश्न संख्या 18 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या फिर वैश्विक? तो पूछा क्या है कि इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 में पूछा गया है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? यानी कि 100 रुपये के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है? आरबीआई के गवर्नर का, भारत के राष्ट्रपति का, वित्त मंत्री का, या फिर वित्त सचिव का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आरबीआई के गवर्नर का। 100 रुपये का नोट जो होता है उस पर आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है, तथा 1 रुपये के नोट पे किसका सिग्नेचर होता है? तो भारत के वित्त सचिव का होता है। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया है कि फेमा FEMA का पूर्ण रूप क्या है? फंड्स एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, या फिर फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा नियमों का एक समूह है जो भारतीय रिजर्व बैंक को नियम पारित करने का अधिकार देता है और भारत सरकार को भारत की विदेश व्यापार नीति के अनुरूप विदेशी मुद्रा से संबंधित नियम पारित करने में सक्षम बनाता है। प्रश्न संख्या हम लोग 21 देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया है कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, राज्य सूची में। यानी कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल किया गया? राज्य सूची में शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। प्रश्न संख्या 22, भारत में पंचायती राज व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में रखी गई है। प्रश्न संख्या हम लोग 23 देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 में पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, किससे संबंधित है? आर्टिकल 21A से, आर्टिकल 19 से, आर्टिकल 29 एवं 30 से, या फिर आर्टिकल इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 21A से। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और जो अनुच्छेद 21A से संबंधित है। इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या हम लोग 24 देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, या फिर BN राव? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। कब रखा था? 13 दिसंबर को। ये भी बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है, डेट पूछा गया है। तो 13 दिसंबर को इन्होंने क्या किया था? इसको प्रस्ताव को संविधान सभा के सामने रखा था। और इसे पारित कब किया गया था? इसे पारित किया गया था 22 जनवरी को। 22 जनवरी को इसे पारित किया गया था। आइए हम लोग प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 29, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हित निहित है। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया है, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। आइए प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 में पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? 1 वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति की, 1 वर्ष में निर्वात की ध्वनि द्वारा चली गई दूरी की, 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की, या फिर हवाई जहाज की गति? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की। प्रकाश वर्ष 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की मापन की इकाई है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46, कितना होता है? 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 28 देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 में पूछा गया है,
ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, सोडियम का बाइकार्बोनेट NaHCO3 या सोडियम क्लोराइड NaCl। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। आइए प्रश्न संख्या 29 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 29 में पूछा गया है कि 18 कैरेट सोने खरे सोने का कितना प्रतिशत है? 60%, 75%, 80% या फिर 100%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्रतिशत 75%। आइए प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 में पूछा गया कि संतरे में बहुतायत में होता है, क्या होता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विटामिन सी। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है? इसका भी हो जाता है। आइए प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 में पूछा गया कि कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? 5, 4, 3 या फिर 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5। 5 भारतीय राज्य ऐसे हैं जो नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। और ये कौन कौन से हैं? तो ये हैं आपके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। आइए प्रश्न संख्या हम लोग 32 देखते हैं। प्रश्न संख्या 32 में पूछा गया है कि निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? बीजिंग, सान जोस, दिल्ली या फिर ढाका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सान जोस। आइए प्रश्न संख्या 33 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 33 में पूछा गया है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तमिल, मलयालम, ग्रेट अंडमानी या फिर सिंगला। तो इसका राइट आंसर आप सभी लोग जानते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मलयालम। मलयालम क्या है? केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा है। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 34 में पूछा गया है कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? 530, 540, 550 या 552। देखिए जब प्रश्न पूछा गया था तो आप लोग यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, दोनों राइट आंसर हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों। क्यों? क्योंकि पहले 552 इसके अधिकतम मेंबर्स हो सकते थे, लेकिन जब 2019 में एक संविधान संशोधन अधिनियम आया था और वो बिल बन गया था, अधिनियम एक्ट बन गया था, तो उसके थ्रू क्या हुआ, अब अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 550। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 550। ये पहले लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या थी 552 थी, लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए सदस्यों को नामित करने की व्यवस्था को आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया है, यानी उसे समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार अब लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होगी कितनी होगी? 550 होगी। तो राइट आंसर 550 भी हो सकता है, 552। तो आयोग ने इसे 550 माना है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 35 देखते हैं। इसमें पूछा गया कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सितंबर 14, अक्टूबर 1, नवंबर 2, अक्टूबर 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। आइए प्रश्न संख्या 36 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 36 में पूछा गया है इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या फिर म्यांमार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नेपाल। नेपाल सार्क सदस्यों के समूह में शामिल नहीं है। आइए देखते हैं कि सार्क जो समूह है उसमें कौन कौन से देश सदस्य शामिल है। इसमें भारत है, भूटान है, अफगानिस्तान है, मालदीव है, बांग्लादेश है, नेपाल है और पाकिस्तान और श्रीलंका है। आइए प्रश्न संख्या 37 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 37 में पूछा गया है कि निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? बेंगलुरु, दिल्ली, औरंगाबाद या फिर लखनऊ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। ठीक है। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 38 में पूछा गया है ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? असम, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल में ओणम क्यों मनाया जाता है? तो जो केरल में ओणम मनाया जाता है वह राजा महाबली के स्वागत में मनाया जाता है यह त्यौहार। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल या बुध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध, सबसे नज़दीक है सूर्य के। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं जो इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? CV रमन, राजीव गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर या मदर टेरेसा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था वो किस लिए मिला था? तो उनकी रचना गीतांजलि के लिए। तो आज का वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाले समय में हम लोग इस चैनल पर UP SSSC PET के से संबंधित प्रैक्टिस सेट को भी देखेंगे। धन्यवाद।